तो सरफेस टेंशन क्या है? अभी तक हम क्या देख रहे थे? लिक्विड के या फ्लूइड के अंदर की चीज़ों के बारे में देख रहे थे। अब देखेंगे उसके सरफेस के बारे में। अभी तक जो जो प्रॉपर्टी देखे हैं वो फ्लूइड के अंदर के बारे में था। सरफेस के बारे में देखते हैं तो एक चीज़ देखते हैं हम कि ऊपर वाला जो सरफेस होता है लिक्विड का, फ्लूइड का, वहाँ पे एक टेंशन होता है। वहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई चीज़ को रख दे तो वो अपनी वहाँ के मॉलिक्यूल्स पे अगर हम देखें तो उसका एनर्जी जो होता है अंदर के कंपेयर में कम होता है। ठीक है, ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, और हर एक चीज़ क्या चाहती है? स्टेबिलिटी चाहती है, और जिसका एनर्जी कम होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो सरफेस का एनर्जी ज़्यादा होता है, उसको कम करने के लिए वहाँ पे सिकुड़ने का एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, जैसे कि छोटा सा लिक्विड का ड्रॉप हो, कैसे होता है? गोल सा। अगर आपको लिक्विड दे दे तो सबसे मिनिमम सरफेस एरिया कैसे शेप में आएगा? क्यूब रखे तो आएगा या कुछ और शेप रखे तो आएगा, तो वो होता है स्फेरिकल शेप। तो सरफेस टेंशन क्या है? लिक्विड के सिकुड़ने की प्रॉपर्टी। वो ऐसे फॉर्म में रहना चाहता है, एक दूसरे को, मॉलिक्यूल्स को खींचता है, सिकुड़ कर रखता है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन बोलते हैं। अब ये लिक्विड ड्रॉप है, ये कैसा होता है? स्फेरिकल शेप में। अगर मैं बड़ा कर दूं इसी को और टेबल पे रख दूं तो कुछ इस तरीके का शेप का बन जाएगा। ये ऐसा क्यों हुआ? पहले तो गोल था, अब ग्रेविटी के कारण कुछ इस शेप का होगा। लेकिन अगर ग्रेविटी नहीं होता, स्पेस में ले जाऊं और वहां पे बस मैं एक लिक्विड ड्रॉप रख दूं तो क्या रहेगा? वो कितना भी बड़ा ड्रॉप हो वो सरफेस टेंशन के कारण गोल रहेगा, स्फेरिकल रहेगा। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन चाहती है कि जो बाहर का सरफेस एरिया है वो मिनिमम हो। और सरफेस एरिया मिनिमम क्यों हो? ताकि सरफेस का जो एनर्जी है, सरफेस एनर्जी है, वो कम से कम रहे, ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। अब देखते हैं दूसरा, ये क्वेश्चन लिख लीजिए कि रेन ड्रॉप स्फेरिकल शेप का क्यों होता है? सरफेस टेंशन के कारण होता है। सरफेस टेंशन के कारण रेन ड्रॉप जो होता है स्फेरिकल शेप का होता है। अब एक लिक्विड फिल्म को देखिए कि ये एक लिक्विड फिल्म है। इस लिक्विड फिल्म के बीच में एक छोटा सा धागा यहाँ पे गोल सा किसी शेप का डाल देता हूँ, लेकिन क्लोज धागा है, वहां पे रख दिया। अब मैं क्या करता हूँ? सेफ्टी पिन से या किसी नुकीले चीज से यहाँ पे छेद करता हूँ। छेद करूंगा तो क्या होगा? ये वाला जो पार्ट है फट जाएगा, और जैसे ही फटेगा तो सरफेस टेंशन के कारण ये जो धागा है खींच जाएगा। ठीक है, क्यों खींच रहा है? ये इस शेप में हो जाएगा, ये गोल सा हो जाएगा ये धागा। क्यों खींच रहा है भाई? क्योंकि सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टी है कि वो सरफेस एरिया को कम कर देता है। अभी सरफेस एरिया इतना था, इसमें कम होने का कोई चांस नहीं था, लेकिन जैसे ही इसको ये फटा सेफ्टी पिन के कारण तो क्या हो गया? अब इसको जगह मिल गई कि ये सरफेस एरिया को कम कर ले। और कम कैसे कर सकता है? इसको अपनी ओर खींच के, इसने धागे को खींचा और ये हो गया धागा गोल जैसा, रिंग शेप का। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया? सरफेस एरिया कम से कम हो गया। अब देखिए कि एक और फिल्म लेता हूं, एक लिक्विड है, समझ लीजिए लिक्विड की बात करते हैं। यहाँ पे एक लिक्विड है, उस पे एक इमेजिनरी लाइन खींच दिया मैं। अब इमेजिनरी लाइन खींच दिया, अगर उस जगह पे धागा होता तो क्या होता? उस पे फोर्स लगता सरफेस टेंशन के कारण। देखिए टेंशन जो वर्ड है वो फोर्स जैसा लग रहा है, लेकिन वो फोर्स नहीं, फोर्स अलग है, यहाँ पे जो सरफेस टेंशन है वो अलग है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो देखते हैं कि सरफेस टेंशन है क्या, वो कैसे फोर्स से रिलेटेड है। तो अगर यहाँ पे धागा होता तो क्या होता कि इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर उस पे इधर फोर्स लगती, इधर फोर्स लगती। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन के कारण चीजें खींच रही है। और ये हो गया, तो सरफेस टेंशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? मैं सरफेस टेंशन को T से डिनोट कर रहा हूं, तो T
बराबर एफ डिवाइड बाई एल। ये जो लेंथ है वो एल है, एफ जो फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर वो डिवाइड बाई एल। लेकिन ये जो फार्मूला आया T इक्वल टू एफ डिवाइड बाई एल का, ये हमारे काम का ज्यादा नहीं, हमारे काम का ज्यादा काम का है एफ इक्वल टू टी इंटू ए। ये हमारे काम का है, ज्यादातर क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो फोर्स का वैल्यू कितना हो गया T इंटू एल। अब देखते हैं लिक्विड फिल्म के बारे में और देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे वाटर था, वाटर सरफेस के ऊपर की बात हो रही है, यहाँ पे लिक्विड फिल्म की बात करते हैं। समझो कि ये एक वायर है और ये भी एक वायर है, लेकिन ये स्लाइडिंग वायर है, इसको हम इधर उधर कर सकते हैं। इसको अगर मैं सोप के घोल में डुबो दूं तो क्या होगा, यहाँ पे एक लिक्विड फिल्म बन जाएगा। अब यहाँ पे मैं फोर्स देखता हूँ कि जो परपेंडिकुलर फोर्स इस पे लग रहा था वो यहाँ पे कितना लगेगा। तो सरफेस टेंशन के कारण इस वायर को के ऊपर इस तरफ फोर्स लगेगा एफ। क्यों लग रहा है, सरफेस टेंशन के कारण। होना कितना चाहिए, एफ इक्वल टू ए टी इंटू एल। ये सरफेस टेंशन और ये इसका लेंथ, इतना होना चाहिए, यही फार्मूला देखे थे। लेकिन नहीं होता, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आता है 2, यानी कि ये फोर्स इससे 2 गुना है। 2 गुना क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सरफेस टेंशन इस केस की तुलना में 2 गुना ज्यादा लगेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही सरफेस था, ये पूरा लिक्विड हो गया तो ऊपर का सरफेस, लेकिन इस केस में 2 सरफेस हो गए। तो एक तो ऊपर के सरफेस के कारण सरफेस टेंशन लगेगा, दूसरा नीचे के सरफेस के कारण एक और सरफेस टेंशन लगेगा। तो दोनों सरफेस टेंशन मिलके 2 गुना हो गया। तो ये हो गया आपका इस केस में। तो अगर वो वाले फार्मूला के चक्कर में गए तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे ही लिक्विड फिल्म की बात आएगी, सरफेस टेंशन उस केस से 2 गुना। क्यों, क्योंकि 2 सरफेस आ गए। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक इसी तरह का चीज है, बस ये यू शेप का है, ये स्लाइडिंग वायर है, इस स्लाइडिंग वायर पे हमने एक वेट लटका दिया है। तो क्वेश्चन ये है कि हमें यहाँ पे सरफेस टेंशन फाइंड करना है। कब, जब हमें W का वैल्यू दिया गया है 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन, और ये जो स्लाइडिंग वायर है इसका लेंथ भी दिया गया है 30 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि भाई सरफेस टेंशन कितना है। देखो वेट लग रहा है यहाँ पे, तो ये नीचे जाना चाहेगा, नीचे जाएगा, लेकिन सरफेस टेंशन भी तो ऊपर लग रहा है इस पे। सरफेस टेंशन के कारण एक फोर्स भी तो लग रहा है एफ, और दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो ये रुक जाएगा, और इक्विलिब्रियम केस में क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू डब्ल्यू। दोनों एक टाइम के बाद बराबर पे आ जाएंगे, रुक जाएंगे। और कब रुकेंगे, बराबर पे आएंगे तब। एफ इक्वल टू डब्ल्यू। एफ कितना है, एफ होगा, अब देखिए फिर से फिल्म की बात आ गई, लिक्विड फिल्म की, यानी कि 2 सरफेस होंगे। तो 2 सरफेस है तो T इंटू 2A, T इंटू 2A इक्वल टू W। तो T हमें निकालना है, 2 इंटू एल कितना है 30 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करूँ तो 30 डिवाइड बाई 100, तो ये आ गया इक्वल टू 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 W का वैल्यू। सभी वैल्यू को पुट कर दिया, T का वैल्यू कैलकुलेट कर दिया, तो ये आ जाएगा 0.025 न्यूटन पर मीटर। तो ये हो गया आपका सरफेस टेंशन का वैल्यू आ गया। तो ये लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम किसी नीडल को वाटर सरफेस पे रखें तो क्या हो। कोई नीडल है, ये पूरी तरीके से वाटर है, ऐसा नहीं फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, वाटर है। उसके ऊपर में मैं नीडल को ये वाटर सरफेस पे कुछ इस तरीके से रख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हम इस तरीके से रख सकते हैं नीडल को वाटर सरफेस पे कि ऊपर तैरने लगे। अब तैरेगा क्यों, क्योंकि वहां पे सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन ऐसा कारण है जो बहुत सारी चीजों को वाटर में तैरा सकता है। मच्छर भी तैरता है, वो क्यों तैरता है, सरफेस टेंशन के कारण। तो यहाँ पे नीडल क्यों तैरेगा, क्योंकि यहाँ पे सरफेस टेंशन है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कीड़े वाटर पे तैरते क्यों है, क्यों तैर पाते हैं, क्योंकि वहां पे सरफेस टेंशन होता है, ठीक है। तो ये नीडल है। देखिए, अब वाटर है तो ये समझ लीजिए नीडल है, नीडल रखा हुआ है, तैर रहा है उस पे। मैं कुछ इस तरीके से रखा हूं ना कि इस तरीके से, इस तरीके में नहीं तैर पाएगा। इस तरीके से रखे अगर वाटर में तो ये तैर पाएगा। अब मैं आपको डायग्राम में ये वाला पार्ट दिखा रहा हूं नीडल का, ये वाला। तो ये वाला जो पार्ट है, तो अगर मैं सरफेस में उसको जूम करके देखूं तो वाटर का सरफेस दबेगा, हल्का सा दबेगा और कुछ इस तरीके से दिखेगा, और ये यहाँ पे रुका होगा। अब देखिए, इस पे वेट लग रहा है नीचे की ओर W, और ये यहाँ पे रुका है। अगर नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा है तो ऊपर की ओर भी कुछ ना कुछ फोर्स जरूर लगेगा, तभी तो ये यहाँ पे रुका है। तो कौन सा फोर्स है वो, तो देखिए, सरफेस टेंशन के कारण इस जगह पे एक फोर्स लगा F, इधर इस जगह पे फोर्स लगा F इस डायरेक्शन में, क्योंकि आपका लिक्विड कुछ इस फॉर्म में है। दो फोर्स लगा। अब हॉरिजॉन्टल के साथ मान लीजिए कि ये फोर्स थीटा एंगल बना रहा है, इसी थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। थीटा इक्वल टू एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो देखिए, इसका कंपोनेंट देखूं तो F cos थीटा इस डायरेक्शन में, इसका भी कंपोनेंट F cos थीटा इस डायरेक्शन में, तो दोनों बराबर हैं, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन ऊपर के डायरेक्शन में इसके कारण क्या होगा, F sin थीटा, इसके कारण भी F sin थीटा, दोनों मिलके क्या हुआ 2F sin थीटा। तो ये जो 2F sin थीटा है वो बराबर है W के, तभी तो ये आल्पिन यहाँ पे, या बोलूं कि नीडल यहाँ पे, सुई यहाँ पे रुका हुआ है। तो W बराबर 2F sin थीटा हो गया, और F कितना होता है T इंटू L। L क्यों हुआ, एक ही सरफेस है, 2L नहीं हुआ, L हुआ, क्यों, क्योंकि एक ही सरफेस है, इसलिए मैंने लिख दिया T इंटू L। तो ये हो गया आपके W का वैल्यू, तो ये भी लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, ये नीडल को हमने कहाँ रख दिया था, वाटर के ऊपर में रख दिया था, वाटर सरफेस पे रख दिया। अब क्या करते हैं, इसको उठाने की कोशिश करते हैं। तो लिफ्टिंग ऑफ वाटर एबो वाटर सरफेस, ठीक है। अगर हम उठाने की कोशिश करें तो कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा वो चीज देख लेते हैं। ये आपका नीडल है, उठाने की जैसी ही कोशिश करेंगे और अगर वहां पे आप जूम करके देखते हैं तो आपको क्या दिखेगा कि वाटर का जो शेप है कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब जैसे ही उठाने की कोशिश कर रहे हैं उस टाइम इस तरीके का शेप हो गया, तब आप कितना फोर्स लग रहा है इस वाटर पे, सॉरी इस नीडल पे। एक तो उसका वेट नीचे की ओर, और ये यहाँ पे वाटर इसको खींचना चाहता है, टेंशन है, इस कारण से इसको खींचना चाहता है। एक एफ यहाँ पे, दूसरा एफ यहाँ पे, यानी कि इस तरफ नीचे की ओर 2F प्लस डब्ल्यू है, 2F प्लस डब्ल्यू है। इतने वेट से आपको ऊपर की ओर खींचना पड़ेगा, तब जाके आप उस नीडल को उठा पाएंगे। ठीक है, तो F बराबर यहां पे हो जाएगा T इंटू ए। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि मान लो नीडल का जो लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर है, वाटर का जो सरफेस टेंशन है 0.072 न्यूटन पर मीटर है। तो हमें बताना है कि उसके वेट को छोड़कर और कितना फोर्स वहां पे लग रहा है, या मैं बोलूं कि उसके वेट को हटा दो, उसके बावजूद हमें और कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी कि बोलूं कि 2F कितना होगा, ये 2F कितना होगा। तो 2F बराबर 2, ये F कितना हो जाएगा T इंटू एल। तो 2T कितना है 0.072 इंटू ये सेंटीमीटर में है तो 2.5 डिवाइड बाई 100, और इसको जब सॉल्व करूंगा तो मेरा आएगा 3.6 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है। पहला बात ये है कि अगर आप वाटर में सोप लगाते हैं, ठीक है, तो सोप का झाग आएगा, साबुन का झाग आएगा, तो होता क्या है कि वो जो सोप है वाटर के सरफेस टेंशन को कम कर देता है। अब वाटर का सरफेस टेंशन जब कम हो जाता है तो जब कपड़े उससे धोए जाते हैं तो वो सरफेस टेंशन कम होने के कारण ज़्यादा अंदर तक, धागों के ज़्यादा अंदर तक घुसकर अच्छे से धुलाई कर पाता है। अब क्या होता है कि टेम्परेचर अगर बढ़ा दे वाटर का तो भी उसका सरफेस टेंशन कम होता है। इसीलिए पहले क्या किया जाता था कि वाटर को गर्म किया जाता था ताकि ज़्यादा गंदे कपड़ों को आसानी से धो सके। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन कम होगा तो धुलाई अच्छे से होगी। ठीक है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सरफेस टेंशन स्केलर क्वांटिटी है।
सरफेस टेंशन जो है वो स्केलर है। चौथा, अब ये सरफेस टेंशन क्यों आता है? सरफेस टेंशन आता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण। जिस फ्लूइड में, जिस लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा उसका सरफेस टेंशन भी ज्यादा होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी, ये आप लिख लीजिए।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सरफेस एनर्जी के बारे में। तो होता क्या है कि जो सरफेस एनर्जी है, या बोलूं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो सरफेस पे जो है डबल होती है, बजाय अंदर में, वाटर के अंदर में जो किसी मॉलिक्यूल का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उससे डबल होती है। कहाँ पे? सरफेस पे कोई मॉलिक्यूल है उसका। ऐसा क्यों भाई? अब देखिए कि कोई लिक्विड ले लीजिए, वहां पे कोई मॉलिक्यूल है। अब यहां पे इसको सभी मॉलिक्यूल्स अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। और अट्रैक्टिव फोर्स लगता है तो क्या होता है? जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो नेगेटिव आता है। मान लेते हैं कि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी -u है, ठीक है। अब आप सरफेस पे एक मॉलिक्यूल देखिए, इसके नीचे की तरफ मॉलिक्यूल है लेकिन ऊपर के तरफ नहीं। इसके नीचे भी मॉलिक्यूल है, ऊपर भी मॉलिक्यूल है। यानी कि यहां पे ये जितने मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है वो आधा है, ये जितने मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है उससे। या तो क्या होगा, यहां पे अगर -u है पोटेंशियल एनर्जी, तो यहां पे -u/2 हो गया। अब ये u/2 तो आधा होता है इसका, लेकिन माइनस है तो जस्ट अपोजिट, ये ज्यादा, ये कम होगा, ये ज्यादा होगा। तो ये आपका सरफेस एनर्जी की बात हो गई, ठीक है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कहाँ पे हो, सरफेस पे कम होता है किसी मॉलिक्यूल्स का, बजाय अंदर में जो मॉलिक्यूल है उसके। अब सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन में हम रिलेशन देख लेते हैं। तो जो सरफेस एनर्जी है वो सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। आप जितना सरफेस एरिया बढ़ाते जाएंगे उतना ही ज्यादा आपका सरफेस एनर्जी भी बढ़ते जाएगा। जैसे कि ये एक क्यूब है, अब क्यूब का मुझे सरफेस एरिया बढ़ाना है, क्या करूंगा? उसको कई छोटे छोटे क्यूब में अगर बदल दूं तो उसका खुद ब खुद सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो अगर किसी तरीके से किसी चीज का सरफेस एरिया अगर बढ़ा दे तो उसका सरफेस एनर्जी भी बढ़ जाएगा। लेकिन हम बात सरफेस एनर्जी की नहीं करेंगे, हम बात करेंगे चेंज इन सरफेस एनर्जी की, डेल यू की। और जो डेल यू होता है वो टेंशन और चेंज इन एरिया के बराबर होता है, ठीक है। जैसे कि हम फिल्म वाली बात कर रहे थे, लिक्विड फिल्म वाली, कि यहाँ पे फिल्म है, ये स्लाइड हो सकता है। अगर इसको खींच के हम यहां तक ला दिए, ठीक है, तो क्या हो गया? डेल ए चेंज हो गया। तो यहाँ पे जो चेंज इन सरफेस एनर्जी है वो क्या हो जाएगा? जो यहाँ पे टेंशन होगा वो, और चेंज इन टोटल एरिया, जितना टोटल एरिया में चेंज होगा उतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
देखिए इधर देखिए, अब आपको अगर लिक्विड फिल्म देता है, ठीक है, फिल्म की अगर वो बात करे, अब वो वाटर का बने, सोप का बने, मरकरी का हो, फिल्म किसी भी चीज का हो, आपको क्वेश्चन में हमेशा क्या लेना है, वन सरफेस ही लेना है, यानी कि एल लेंगे। टू सरफेस होता तो 2L लेते, वन सरफेस ही लेना है हमेशा। लेकिन अगर वो बबल या ड्रॉप की बात करें तो क्या करना है, हमें देखना है कि ये बबल या ड्रॉप की जो बात कर रहा है वो सोप वाला है कि नहीं। सोप वाला है तो हमें 2 सरफेस लेने हैं, लेकिन अगर सोप की बात ना करे, किसी और चीज की बात करे, तो हमें क्या करना है, सिर्फ एक ही सरफेस लेना है। यही चीज मैं यहां लिख दिया हूं। ये लिखने के बाद आप ये भी लिख लीजिए, जरूरी है ये।